संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 22 सितंबर है और 22 सितंबर के समाचार आप मन के सामने लेकर के हाजिर हुए। एक चीज मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, आज के जो दिन है, आज के दिन समाचार मतलब बढ़िया ले खंगाले के बाद भी बहुत सारा समाचार नहीं निकल पाई। खबर के भाई रोज दिन समाचार की अधिकता रहे ऐसा संभव नहीं है, रोज दिन बड़े घटना हो ऐसे भी संभव नहीं है, रोज दिन पीएससी व्यापम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण समाचार आ जाए ऐसे भी संभव नहीं है। और मैं वो मीडिया वाला तो नहीं हूँ भाई जो अपन हिसाब से समाचार बना दी ही। वो एक दिन है ना, चिल्ला चिल्ला के हाथ ले जैसे जैसे कर करके नरिया नरिया के बने गोठियात रहे, उसने समाचार संवाददाता घलो नहीं हो, आओ भाई जबरदस्ती न्यूज क्रिएट करे वाला भी नहीं हो। तो भाई जितना मिले से तेन ला मैं बस आप मतलब बता जाता हूँ। तो शुरू करते हैं, हिंदी में आता हूँ और पहले न्यूज पे चलते हैं। महानदी जल विवाद फिर एक बार से चर्चा में आ गया है। महानदी जल विवाद चर्चा में आने का कारण ये है कि महानदी जल विवाद को लेकर जो ट्रिब्यूनल बनाई गई है उसमें सुनवाई जो है वो तेज हो गई है। अब ये अपने नतीजे की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए दोनों राज्य सरकारें जिनके बीच ये विवाद है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच, इन दोनों को अपना अपना पक्ष रखने को कह दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने इसी संदर्भ में इससे जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, सचिव हैं, उन सब की बैठक ली और छत्तीसगढ़ का पक्ष मजबूती से रखने को कहा है। इस विवाद के ऊपर हम भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं कि महानदी जल विवाद आखिर इन दो राज्यों के बीच इस तरह से क्यों बढ़ गया है और क्यों परेशान कर रहा है। महानदी आप सब जानते हैं कि इसका उद्गम क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है, जिला धमतरी सिहावा पर्वत। यहां से यह नदी निकल करके अपने पूरे मार्ग में छत्तीसगढ़ को से प्रवाहित होते हुए उड़ीसा की तरफ जाती है, जहां इस पर एक विशाल बांध बना हुआ है। बांध का नाम है हीराकुंड जलाशय या हीराकुद जलाशय, ये भी आप अच्छे से जानते होंगे। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या दोनों पक्षों में जल के उपयोग को लेकर है। उड़ीसा राज्य सरकार जहां छत्तीसगढ़ पर यह आरोप लगाती है कि वो महानदी का जल जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा उपयोग कर लेता है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का यह दावा है कि हम महानदी के जल का केवल 25 से 30% प्रयोग ही कर पाते हैं, बाकी सभी जो जल राशि है वो उड़ीसा की तरफ चली जाती है। छत्तीसगढ़ को बड़ी आपत्ति क्या है? छत्तीसगढ़ की जो बड़ी आपत्ति है वो है हीराकुंड पे जो जल भराव जो बहुत ज्यादा मात्रा में कर लिया जाता है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा, उसे लेकर बरसात के दिनों में जब बारिश बहुत ज्यादा होती है और नदियों में बहुत जल राशि हो जाने के कारण बांधों में अक्सर वाटर लेवल हाई होता जाता है। अगर बांधों में जल स्तर बढ़ेगा तो बांध के पीछे आने वाले जो क्षेत्र हैं वहां का डुबान क्षेत्र भी बढ़ता चला जाएगा। छत्तीसगढ़ यही परेशान होता है। यदि इस बांध के गेट नहीं खोले जाते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ अंचल के कुछ जिले, जिनमें रायगढ़ जिला है, जिला जांजगीर चांपा है, इसके गांव लगभग 35 से 40 गांव डुबान क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी इन्हें बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ता है। वो भी ऐसी बाढ़ जिसे टाला जा सकता है सिर्फ बांध के गेट को खोल करके। लेकिन इसी बात पर दोनों जो राज्य हैं वो सहमत नहीं हो पाते और इस साल भी ये स्थिति निर्मित हुई जब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और जांजगीर चांपा को महानदी की बाढ़ झेलनी पड़ी थी। तो ये विवाद लगभग अब 40 साल होने आ गए, टू बी वेरी स्पेसिफिक 33 से 33 साल इस विवाद को अब तक चलते हुए हो चुका है, यानी 4 दशक पुराना ये विवाद हो चुका है। निपटारा अब तक नहीं हो सका। कारण इसमें यह भी है कि दोनों जगह अलग अलग राज्य सरकारें होना, यानी कि अलग अलग दलों की सरकार होना, यह भी एक विवाद का कारण हो सकता है और इसीलिए अब तक सुलझाया नहीं जा सका है। अब फिर चाहे वो रमन सिंह की सरकार हो, फिर चाहे वो भूपेश बघेल जी की सरकार हो, दोनों कंडीशन में यह विवाद अब तक अनसुलझा ही रहा है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट की जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े हुए हैं इस बांध या इस विवाद को लेकर के। छत्तीसगढ़ में महानदी पर 6 बैराज बनाए गए हैं। बैराज यानी वो छोटा बांध जिससे नहर निकाल करके आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। तो भाई ये जरूरी था कि हम महानदी के जल का जरूरत से ज्यादा उपयोग ना भी करें, तो इतना तो जरूर करें कि हमारे आसपास के क्षेत्र जो हैं वो सिंचित हो सके। इसी इरादे से 6 बैराज बनाए गए हैं, जिसमें है कलमा, साराडीह, मिरौनी, बसंतपुर, शिवरी नारायण और समुदा। इन सभी बैराजों को लेकर उड़ीसा को आपत्ति थी और उड़ीसा से एक दल इसका निरीक्षण करने भी आया था कि ये बैराज गलत इरादे से तो नहीं बनाए जा रहे, जिसमें
विवाद जो है और गहरा गया है। अब ट्रिब्यूनल में इसकी सुनवाई हो रही है और देखें क्या नतीजा फाइनली निकल करके आता है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का जैसा कहना है कि वो 25 से 30% जल का ही प्रयोग करती है और छत्तीसगढ़ का ये आरोप भी है उड़ीसा पर कि उड़ीसा राज्य सरकार महानदी के जल का जरूरत से ज्यादा प्रयोग करने के इरादे से काफी समय तक बांध का पानी रोक कर रखती है ताकि उस क्षेत्र के उद्योग के लिए जलापूर्ति हो सके। दोनों राज्य अपने अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन हम बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं और जबकि उड़ीसा अपने उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। यही आरोप है और इसी पर सुनवाई हो रही है। अब बात करते हैं इस अभिकरण या प्राधिकरण की, जो कि इस जल विवाद को सुलझाने के लिए बनाया गया है। महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए बनाए गए ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी 12 मार्च 2018 को। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जो जज हैं उनकी अध्यक्षता में और उनके 2 सहयोगी जो अलग अलग हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय दल या 3 सदस्यीय ट्रिब्यूनल बना दिया है जो लगातार इस पर विचार कर रहा है। अब ये भी जान लेते हैं कि ये नदी जल विवाद जो है उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाने संबंधी कानून कब आया था। सन था 1956 और सदन में यह कानून पारित कराया गया कि अंतरराज्यीय नदी विवाद यानी 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच बहने वाली किसी नदी को लेकर अगर कोई विवाद होगा तो उसे निपटारा करने के लिए, उसे सुलझाने के लिए एक कानून 1956 में यह कानून बना दिया गया। समय समय पे इस पे संशोधन भी हुए हैं, लेकिन शुरुआत की अगर बात करें तो इस कानून में साफ था कि इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों वाली कमेटी काम करेगी। हालांकि 2017 में इसमें संशोधन भी हुआ है और अगर इस कमेटी को या इस ट्रिब्यूनल को और बेहतर बनाना है तो यह सुझाव दिया गया था कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और कम से कम 6 सदस्यों वाली कमेटी इस पर सुझाव दे। बहरहाल नतीजा इसमें जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है अंतिम रूप से ट्रिब्यूनल के फैसले या सुझाव आ जाने के बाद। अब एक चीज और जानिए कि सुप्रीम कोर्ट नदी जल विवाद सुलझाने को अपना प्राथमिक अधिकार भी मानता है। उम्मीद है ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो ये था महानदी जल विवाद जो लगातार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को परेशान करता रहा है। इसमें बताई गई हर एक बात प्रश्न बन सकती है, बहुत ध्यान से समझिएगा और नोट कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। मांझी योजना बस्तर अंचल में चलाई जा रही एक बहुत कमाल की योजना है। मुझसे जो शुरुआत से जुड़े हैं इस न्यूज पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जो अभी जुड़ रहे हैं उनको एक बार ये न्यूज समझ लेनी चाहिए और जो पहले सुन चुके हैं उन्हें रिकॉल कर लेना चाहिए। मांझी योजना का उद्देश्य क्या है, पहला सवाल ये पूछ सकता है। इसका उत्तर बनेगा मांझी योजना संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। संस्थागत प्रसव क्या होता है, यानी कि हॉस्पिटल में प्रसव या डिलीवरी वाले जो मामले हैं वो पहुंचाए जा सकें, यही होता है संस्थागत प्रसव, यानी कि सुरक्षित प्रसव, बच्चे का जन्म एक सुरक्षित वातावरण में। भाई इसके लिए जो मैदानी भाग है वहां तो 4 पहिया गाड़ी चल रही है और मातृत्व एक्सप्रेस वगैरह जो गाड़ी है, महतारी एक्सप्रेस जिसे आप कहते हैं, वो चल रही है। लेकिन ऐसे अंचलों का क्या जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या फिर पठारी क्षेत्र हैं या दुर्गम क्षेत्र हैं जैसे बस्तर, वहां क्या, वहां इसी इरादे से चलाई गई मांझी योजना, जहां 2 व्हीलर के माध्यम से यानी बाइक आदि के माध्यम से जो गर्भवती महिला है उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाएगा और फिर हॉस्पिटल से वापस उनके घर तक छोड़ने के लिए योजना बनाई गई है। इस योजना में जो लोग भी काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा वेतनमान भी प्राप्त हो जा रहा है हर राइड के हिसाब से। इसमें दर तय कर दी गई है, जो दर मैं यहाँ मेंशन कर दिया हूँ। यदि 0 से 10 किलोमीटर तक का वो सफर तय करके ले जाते हैं तो 400 रुपए का मानदेय उन्हें प्राप्त होगा। यदि 11 से लेकर 20 किलोमीटर तो 500 रुपए, 21 से लेकर 30 किलोमीटर पर 600 रुपए और 31 से लेकर 45 किलोमीटर तक की यात्रा अगर वो कर रहे हैं तो 700 रुपए प्राप्त कर सकेंगे। यानी 400 से लेकर 700 रुपए तक की ये जो राइड है वो प्राप्त की जा सकती है। ध्यान रखें, इसका भुगतान राज्य सरकार के माध्यम से होगा, ना कि वो व्यक्ति जिसने राइड ली है उसके द्वारा किया जाएगा। तो ये योजना उम्मीद है आप समझ गए होंगे और यही कारण है कि बस्तर में लगातार सुरक्षित प्रसव जो है उसका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। एम्स रायपुर, कल मैं आपको इस खबर को बताया था कि एम्स रायपुर और झज्जर स्थित जो संस्थान है, मेडिकल संस्थान, उन दोनों के बीच एक रेस सी लगी हुई है पहले और दूसरे स्थान को लेकर। आज के समाचार पत्रों को अगर माने तो एम्स रायपुर एक्टिव मामलों में ऑपरेट करने की दृष्टि से पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बन गया है।
यानी सबसे ज्यादा एक्टिव केस वो केस नहीं जिनमें प्राइमरी सिम्टम है, बल्कि वो सारे केस जो कि एक्टिव माने गए हैं, उन सबको ऑपरेट करने के मामले में पूरे देश में सबसे बेहतर पाया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि छत्तीसगढ़ के एम्स में यानी रायपुर एम्स में 3,305 मरीजों का अब तक इलाज किया जा चुका है और मृत्यु दर जो है पूरे भारत में सबसे कम रायपुर एम्स में है। तो भाई छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि है, राज्य प्रशासन के लिए उपलब्धि का विषय है। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर, मेडिकल ऑक्सीजन उद्योग। तो आप सब जानते हैं कि अभी कोरोना के समय मेडिकल ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए राज्य सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसके अनुसार वो सभी कंपनी जो ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर बनाती हैं उन सभी को यह निर्देश दे दिया गया है कि अपने कुल उत्पादन का 80% वो केवल हॉस्पिटल में यानी छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटल में उपलब्ध कराएंगे। बचे हुए 20% को वो चाहें तो उद्योगों में दे सकते हैं। उद्योग को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उस इरादे से भी बनते हैं। 20% ही अभी दे सकेंगे उद्योगों को, बल्कि 80% हॉस्पिटल में पर्याप्त उपलब्धता के लिए जरूरी कर दिया गया है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। फिर बात करते हैं रायपुर एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट पर लगातार चर्चा चल रही है और इस बीच हरदीप सिंह पुरी जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, उनका एक ट्वीट आया और उस ट्वीट के आधार को अगर देखें तो उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के जो एयरपोर्ट है रायपुर एयरपोर्ट यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर जो है माना में, वहां के विस्तार के लिए, उस एयरपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए 900 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन छत्तीसगढ़ को किया जाएगा। इसमें जो बिल्डिंग बनाई गई है नई वाली यानी कि टर्मिनल बिल्डिंग, उसको और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए धनराशि खर्च की जाएगी। वैसे ये टर्मिनल बिल्डिंग 7 नवंबर 2012 से बनी हुई है, जिसका उद्घाटन प्रणब मुखर्जी जी ने किया था रायपुर आकर के। तो उम्मीद है ये सारा आप समझ पा रहे होंगे। और एक चीज और है इसमें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट का जो सालाना वहन क्षमता है यानी यात्रियों की क्षमता है वो है 25 लाख, यानी एक साल में 25 लाख यात्री छत्तीसगढ़ रायपुर एयरपोर्ट से सफर करते हैं अपने अपने गंतव्य को। फिर बात करते हैं तीन झरिया जलप्रपात की। नाम इंटरेस्टिंग है, एक नया जलप्रपात। तीन झरिया जलप्रपात जिला कोरबा में पड़ेगा। कोरबा में जो पाली क्षेत्र है वहां से लेकर पेंड्रा जाने वाले रास्ते पर ये जलप्रपात स्थित है। एक गांव है, गांव का नाम उड़ान गांव है। उड़ान गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही ये जलप्रपात स्थित है और एक नया पिकनिक स्पॉट बन करके सामने आया है। फिर बात करते हैं डॉक्टर चंद्रहास साहू जी की। डॉक्टर चंद्रहास साहू जी का निधन हो गया और यह समाचार जितनी सुर्खियां बटोरना चाहिए था बटोर नहीं पाया। फिर भी आप एक विद्यार्थी के रूप में ये वाला न्यूज जरूर याद रखिएगा। डॉक्टर चंद्रहास साहू जी, जिनका संबंध कुरुद क्षेत्र से रहा था, 1980 में कुरुद से विधानसभा चुनाव लड़ करके और जीत करके विधायक बने थे। ये दौर था जब मध्य प्रदेश में मौजूद भाजपा की सरकार बदल गई थी और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गठित हुई थी। बहुत दिनों बाद ऐसा परिवर्तन हो रहा था और इस परिवर्तन में काफी समय से मंत्री के पद पर रह रहे मेधावाले जी को हरा करके, जो वन मंत्री भी थे उस समय मध्य प्रदेश सरकार के, उनको हरा करके डॉक्टर चंद्रहास साहू जी ने यह पद प्राप्त किया था, विधायक का पद। अब एक चीज और समझिए, इससे पहले ये केवल गांव के पंच प्रमुख यानी कि सरपंच बस हुआ करते थे और उसके बाद सीधे ये बड़ी उपलब्धि। तो ये भाई याद रखने की बात है, आपको जरूर याद रखना चाहिए। इनका कुरुद क्षेत्र से संबंध रहा, 1980 विधायक रहे, निधन हो गया है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी सब इनका सम्मान करती रही हैं। और अब बात करते हैं अगली न्यूज की। सेंट्रल लाइब्रेरी जो कि बिलासपुर में बन रही है, ये भी न्यूज हम पहले कवर कर चुके हैं, एक बार फिर आज समाचार पत्र में आया है तो चर्चा कर लेते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी जो बिलासपुर के नूतन चौक में बन रही है, इसके बारे में ये जानकारी आई है कि इस साल तो नहीं लेकिन साल 2021 में इसे प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस बिल्डिंग में लगभग 4 मंजिल होंगी, जिसमें अलग अलग तरह की चीजें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिनमें अगर खास बात देखें तो ये लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी तो होगी, साथ ही किताबों की हार्ड कॉपी भी यहाँ मौजूद रहेगी। इसके अलावा वाईफाई जोन होगा और यही इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है। आपको ये याद होगा कि वो युवा छत्तीसगढ़ के जो कि इनोवेशन करना चाहते हैं, जो कि नवाचार करना चाहते हैं और अपने उद्योग को, अपने
किसी ऐसी सोच को लेकर के स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा ये स्थान। तो ये है सेंट्रल लाइब्रेरी बिलासपुर वाली। कहा जा रहा है कि निर्माण के बाद ये पूरे छत्तीसगढ़ अंचल की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बन जाएगी। फिर बात करते हैं मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की। काफी दिनों से यहां संचालित हो रही जो दूसरी यूनिट थी वो बंद थी, इसे वापस शुरू कर दिया गया है। 500 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट 2 वापस एक बार शुरू हो गई है। मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की कुल क्षमता 1000 मेगावाट है और अब ये अपने दोनों यूनिट के साथ उत्पादन करेगी। लेकिन एक चीज समझिए, पूरा 1000 मेगावाट यूनिट उत्पादन नहीं करेगी, बल्कि आप सब समझ रहे हैं कि उत्पादन के समय जो लॉस होते हैं उन सबको जोड़ करके अगर देखा जाए तो लगभग 800 मेगावाट कुल क्षमता का उत्पादन ये अभी कर पाएगी। उम्मीद है ये न्यूज सारे आपके काम के लगे होंगे। और सबसे खास रहा महानदी जल विवाद, ये बहुत जरूरी है। मेंस के जो अभ्यर्थी हैं उनको इस पे बकायदा अध्ययन करना चाहिए। उत्तर लिखने के समय ये चीज ध्यान रखिए कि आप महानदी का पूरा उल्लेख भी कर सकते हैं, यानी महानदी का परिचय दे करके उसके प्रवाह को बताते हुए भी आप इस उत्तर को समझा सकते हैं। तब और फिर ये सारे विवाद की बातों को और कौन सा प्राधिकरण हल करेगा ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, तो आपका उत्तर सटीक हो जाएगा। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आ रहा हो, और अगर पसंद आ रहा है तो वहाँ लाइक का बटन होता है वो दबाइएगा, और बाकी फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।